नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात में आज खबरों की शुरुआत एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई और इसके आरोपी को वैसे अब पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और ये बहुत ही परेशान करने वाली घटना एक बार फिर से दिल्ली में हुई है। दिल्ली के ये शाबाद डेयरी इलाके की घटना है, जिसमें 16 साल की एक लड़की की चाकुओं से हत्या कर दी गई। जो हत्यारा है उसने कई बार लगातार चाकू मारा है इस लड़की को, और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है और अफसोस की भी बात है कि आसपास बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो इसको देख रहे हैं, लोग वहां से गुजर रहे हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस के मुताबिक 20 साल के आरोपी लड़के साहिल ने लड़की को रास्ते में रोका और चाकुओं से उस पर वार किया और कई बार वार किया, जिसके बाद पत्थर से भी हमला किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शनिवार को किसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ। जब रविवार शाम पीड़ित लड़की, जिसकी जान गई, वो एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे रास्ते में रोका, उस पर हमला किया, लगातार चाकुओं से हमला किया और उसके बाद पत्थर से भी उसे मारा है। बहुत ही दर्दनाक हत्या है ये। सीसीटीवी कैमरे में ये कैद भी हुई है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि वहां पर लगातार लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी इसमें किसी तरह की कोई दखल नहीं दी है। आपको सुनाते हैं कि इस पर स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस दीपेंद्र पाठक क्या जानकारी दे रहे हैं। किसी एक बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को, जो विक्टिम है, उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर, और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। अमानवीय तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और साथ साथ बहुत सारे लोग वहां पर आसपास इसके मौजूद भी थे, जो चाहे शायद इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस तरह की घटना को देखकर सड़कों पर। परिवार जो है, लड़की के जो पिता हैं, उनकी मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा आरोपी को मिले। मैं ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, का दो थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार बार आती है, मत आना। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जी माना, हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखो। देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए, बोले चलो, घर वाले को ले गए तो वहाँ किसी उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई, आके देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। कैसी हालत थी जब आपने देखा वहाँ पर? मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतिरिक्त पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। अभी क्या मांग करते हैं आप? अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले।
तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था पर एलजी से सवाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करके ये कहा है कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस इलाके में ये घटना को अंजाम दिया गया है, वहां से सांसद हैं बीजेपी के हंसराज हंस। आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर। पुलिस से, प्रशासन से तो इन टच हैं, परिवार से भी मिलेंगे, मिलना चाहिए। हमारा परिवार है, बच्चे हैं, तो अब करें क्या। बहुत तकलीफ़ में है सब लोग। पुलिस को बोला कि एकदम किसी भी जगह से फाइंड आउट करो और अरेस्ट करो, और ऐसे लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सख्ती से होना चाहिए ये काम। तो जो आरोपी है उसकी अब गिरफ्तारी हो गई है, और इस घटना में और आगे और इसकी क्या डिटेल सामने आई है, मुकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकेश। देखिए नगमा, बिल्कुल जो आरोपी है उसको बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो आरोपी है वो रिपेयरिंग का काम करता है, एसी रिपेयरिंग का काम करता है, और वो पिछले 2-3 सालों से जो मृतक लड़की है उसको जानता था, दोनों की दोस्ती थी। लेकिन जांच में ये बात सामने आ रही कि पिछले कुछ दिनों से लड़की ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया था, जिससे आरोपी नाराज चल रहा था, और इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। और झगड़े के बाद कल आरोपी ने जो लड़की है उसको, मेरे पीछे स्पॉट है, यहाँ पर उसको रोका, और रोकने के बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ करीब 22 बार वार किए। उसके बाद सामने जो ईंट पड़ी हुई है, इनमें से एक ईंट उठाकर लड़की के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तो उस वक्त इस गली में काफ़ी लोग खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। आरोपी एक था, ऐसा भी नहीं था कि आरोपी 3 से 4 हों, तो एक आरोपी था। अगर लोग थोड़ी बहादुरी दिखाते तो शायद आरोपी को वहां पर पकड़ लेते या फिर लड़की को बचा लेते, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। और जब आरोपी ने यह सुनिश्चित कर लिया कि लड़की की मौत हो गई है, उसके बाद वो यहाँ से भाग गया। इसके बाद लड़की के जो घर वाले हैं उनको जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की का पोस्टमार्टम कराया और उसका शव उसके घर वालों को सौंप दिया। लड़की का अंतिम संस्कार हो गया है। लेकिन जो पुलिस है वो इस मामले में आरोपी को बुलंदशहर से लेकर आ रही है, और अब उससे लंबी पूछताछ होगी। कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेकर उससे लंबी पूछताछ होगी कि आखिर कब से उससे दोस्ती थी और उसने मारने की कॉन्स्पिरेसी कैसे की। क्योंकि जिस तरह से वो चाकू लेकर आया और उसने हत्याकांड को अंजाम दिया और बहुत बुरी तरह मारा, बेरहमी से मारा, उससे एक बात साफ है कि उसने हत्या की जो कॉन्स्पिरेसी है, जो साजिश है, वो पहले से ही कर ली थी, और वो चाकू लेकर पहुंचा और उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो दिल्ली पुलिस मृतक लड़की के घर वालों से पूछताछ कर रही है। हालांकि उनका कहना यह है कि वो आरोपी साहिल को जानते नहीं हैं, कभी वो उनके घर नहीं आया। लेकिन जो उसकी सहेली, मृतक लड़की की सहेली नीतू है, उसका कहना यह है कि उसको ये जानकारी थी कि आरोपी की लड़की से दोस्ती थी, और आरोपी पिछले कुछ दिनों से लड़की को तंग कर रहा था, लड़की उससे बात नहीं कर रही थी। हालांकि उसका ये भी कहना है कि ये जानकारी उसने मृतक लड़की के घर वालों को नहीं दी। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, और जिस तरह से बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे तो एक बात साफ है कि ये पूरा जो मामला है वो बेदर्द दिल्ली की तस्वीर दिखाता है। किस तरह से लोग इस तरह के मामलों में तमाशबीन बनकर खड़े होते हैं और ऐसी घटनाएं देखकर आरोपी मौके से निकल जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी घटना के बारे में डिटेल्स बताने के लिए। ये सवाल सबसे बड़ा है इस वक्त कि किस तरह से लोग वहां पर तमाशबीन बने रहे और किस तरह का समाज हो गया। एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि दिल्ली में
बीच सड़क पर ये लड़का, कोई भी हो सकता था, लेकिन ये लड़का एक लड़की को मारता है, लगातार चाकुओं से उसके ऊपर वार करता है, पत्थर इस्तेमाल करता है। और वहां पर से आते जाते लोग हैं, अगर कोई भी चाहता 2-4 लोग मिलकर इसे रोक सकते थे, वहां उसे पकड़ सकते थे, पर ऐसा नहीं होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है, या लोग इसके ऊपर इससे आहत नहीं होते हैं। ये तमाम सवाल बने हुए हैं इस वारदात के बाद, ये जो भयानक हादसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि ये दिल्ली में जो चरमराती हुई कानून व्यवस्था है, ये उसकी गवाह है, ये जो घटना होती है। आलोक वत्स सीधे एलजी से सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जुड़े हैं, बीजेपी के नेता, और अभिनंदिता माथुर है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आलोक वत्स, पहले आपसे, एलजी की जिम्मेदारी बनती है ये, क्या हो रहा है, महिला सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, या आम दिल्ली के लोगों की भी जो सुरक्षा है, जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस किसके अधीन है? तो ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है कि लोगों की सुरक्षा का क्या इस तरह की घटना होती है। इसमें मुझे पता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बयान आएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के लिए बलिदान होने की, लेकिन समाज धीरे धीरे नपुंसकता की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरीके की कवायद हुई, कोई भी आदमी बचाने नहीं आया। लेकिन क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, तो इसमें लव एंगल भी और लव जिहाद का भी मामला जरूर उठेगा। लेकिन इसकी जितनी त्वरित कार्रवाई कर दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा है, उसके लिए वो सराहनीय काम किया है, उनको शाबाशी देता हूं। और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करके इस पर जो भी तथ्य सामने आए, उससे उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिले। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लड़का पकड़ा गया है, तो आपके हिसाब से कानून व्यवस्था का कोई मामला ही नहीं है। और जो आपने लव जिहाद की बात की, हिंदू मुस्लिम मामला होता या ना होता, वहां पर से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, कोई भी किसी को अगर मारता, आपने सही कहा कि लोगों को वहां पर रोकना चाहिए था, दखल देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। पर आपके हिसाब से ये कानून व्यवस्था का कोई मामला है ही नहीं। अभिनंदिता माथुर? हेलो जी, अभिनंदिता आ रही है। नगमा जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है आज की डेट में दिल्ली में, और कभी हमने सोचा था कि शायद ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो कम होंगे, लेकिन किसी रूप से कम नहीं हो रहे। हमने एलजी साहब से ये निवेदन किया है कि जो काम उनकी मेन जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, वो उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये बद से बदतर हालत होती जा रही है। 2 चीजें आप देखिए यहाँ हो रही हैं। एक तो ये है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस तरह के मेंटालिटी के लोग हैं, जो विमेन के ऊपर कोई भी अत्याचार, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, अब ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, तो इन सभी चीजों में अगर आप देखें तो एक डर ही नहीं है कानून का। जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद ही लगा था कि अब ये मुद्दा इतना बड़ा बना है, तो अब ये है डर लोगों में होगा। लेकिन बिल्कुल जो है डर जो है वो लोगों में नहीं है, और शायद उसके लिए जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि कोई ऐसा लाउड एंड क्लियर मैसेज नहीं जा रहा है समाज को पूरे कि अगर आप लड़कियों से बेइज्जती करते हैं, अगर आप लड़कियों के ऊपर वायलेंस करते हैं, तो हम लड़कियों के साथ देश की खड़े हैं, लड़कियां हमारी बेटी हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो स्टेट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, चाहे वो बृजभूषण जी हों और कई और हों, जहां एक तरफ पार्लियामेंट के बाहर हमारी रेसलर बेटियां एक बहुत सीरियस एलिगेशंस लगा के धरना दे रही हैं, और दूसरी तरफ इसी प्रकार से अगर आप देखें तो एक एपैथी है जो लॉ एंड ऑर्डर जो चलाते हैं उन लोगों में, इस महिलाओं के किसी भी मुद्दे को लेके, और स्पेशली इसको आप देखिए। बहुत दुखद बात है कि जब हम 1 जनवरी को होकर उठे थे, तो इसी साल में हम एक बहुत ही बुरे मर्डर के इंसिडेंट से सोकर उठे थे। उसके बाद जो वो गहलोत वाला मामला हुआ था, उसके बाद जो द्वारका का मामला आया था, जहां एक बेरहमी से लड़की को फ्रिज में बंद कर दिया गया था, इस तरह के कई ऐसे हैं। मैं हाथ जोड़ के बीजेपी से और उनके सारे समर्थकों से हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया है। ये आप कास्ट, हिंदू मुस्लिम इस तरह करके पर्दा मत डालिए। बात यह है कि महिलाएं जो हैं, जिस देश को जिसमें देवी समझी जाती हैं, और देवी ना भी हो, मतलब एक महिला है वो इक्वल सिटीजन है, हमें अपना हक
तो बहुत दूर की बात है। आज हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी कोई अश्योरेंस नहीं है। अभिनंदिता, एक सवाल, आपने सही कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए, जो अपराधी है इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कानून का डर होना चाहिए। कहीं ये मैसेज नहीं जा रहा कि अगर कुछ इस तरह की हरकत कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या सजा मिलेगी। पर आपने कहा कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है। आलोक वत्स कह रहे हैं कि पुलिस ने तो बहुत अच्छा काम किया कि फौरन उस अपराधी को पकड़कर ले आए, अब कानून अपना काम करेगा। तो यहां पर क्या आपको लगता है कि एक तरह से समाज की तरफ से भी बहुत बड़ी चूक है कि जो लोग वहां पर थे और जो देख रहे थे कि ये हो रहा है, पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, पर लोगों को इसमें दखल देना चाहिए था और रोकना चाहिए था, और एक बड़ा सवाल समाज की मानसिकता पे भी है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि क्यों नहीं लोग उस मामले में इतना हीनियस क्राइम हो रहा था और लोग जो हैं वो एक तरफ अपनी जान बचा के वहां से निकल गए। वो आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद हम समाज को यही मैसेज दे रहे हैं कि नंबर 1, स्टेट बिलीव ही नहीं करता कि औरतों की इज्जत होनी चाहिए या औरतों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो अगर आप देखते भी हैं कि कोई गंदा क्राइम हो रहा है तो आप उसमें ये सोचेंगे कि आलोक जी, आपने जो कहा कि ये मैसेज नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। आलोक जी, मैसेज ये नहीं आ रहा। महिला पहलवानों की बात भी अभिनंदिता ने कर दी कि कल भी जो तस्वीरें दिखी वो ये दिखती हैं कि हमारे वो बेटियां जो मेडल्स लाती हैं, उनको भी उनके साथ जिस तरह की कल बदतमीजी होती हुई दिखाई दी। तो गंभीरता नहीं है महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर। आलोक वत्स, देखिए, महिलाएं अगर कहेंगी कि इसको गोली मार दो, इसको जेल कर दो, ये लोकतंत्र में पॉसिबल नहीं है। जो कुछ वो हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। नहीं, क्या पुलिस ने जिस तरह की कल जो तस्वीरें दिखाई दी, क्या वो सही है लोकतंत्र में होना? जब वो चीज बाधित थी, वहाँ जाना मना था, तो आप जाइएगा तो आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। चलिए ठीक है, उस इंसिडेंट से हटके यहाँ पर आ जाए। जो एक मैसेज है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, कि कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, जाति का हो। और इसलिए ये पुलिस प्रशासन और सरकार की जो मैसेजिंग है उस पर सवाल उठा रही है अभिनंदिता माथुर। आपको क्या लगता है? नहीं, पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती है, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके इस मामले को, पर कानून का डर हर जगह मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और भी मुस्तैदी से काम करना होगा कि ऐसी वारदातें ना हो। क्या कहते हैं आप? और भी मुस्तैदी से काम करना होगा मतलब क्या, कि कानून का डर रहे? वो तो सवाल उठा रहे हैं कि एलजी के अंतर्गत में है पुलिस, तो कोई एक मैसेज आना चाहिए कि भाई इसको लेकर बहुत गंभीर हैं, हायर अथॉरिटीज से कम ये एक संदेश होना चाहिए, लेकिन अक्सर इस पर चुप्पी नजर आती है। बिल्कुल, मैं इसी बात पर देखिए, हमने आपको बताया कि हम इसके ऊपर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और यहाँ पर डर जो व्याप्त अगर किसी रंग से है तो उसको हटाने का पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। अभिनंदिता, आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी और मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी स्पोक्सपर्सन से आज, कि जितना फोटो अपॉर्चुनिटीज एलजी साहब ढूंढते हैं, दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं और पूरे देश के लोग देख रहे हैं। हर तरह वो एक क्रेडिट लेने की, एक चुनी हुई सरकार को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। वो आज खुल के ये बताएं कि ये घटना दुखद है, लेकिन पिछले 6 महीने में, 5 महीने में हमने, प्रशासन ने ये स्टेप्स लिए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित हों। ये कैपिटल है देश का। कैपिटल में इस कदर बेसलूकी करी जा रही है रेसलर्स के साथ, इतना ज्यादा इनजस्टिस है कि कहीं भी कोई मैसेज नहीं है। वेयर इज द एलजी टुडे? अब ठीक है, अभिनंदिता जी, धन्यवाद आपका ये सवाल उठाने के लिए कि एक संदेश आना चाहिए कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, और जो इस तरह के हरकत करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और सही बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और सुरक्षा यहाँ पर और ज़्यादा चौकस होनी चाहिए। साथ साथ उस समाज के ऊपर भी सवाल उठता है जो इसका मुख गंवा रहा और कोई दखल नहीं दिया गया जब इस तरह की वहाँ पे वारदात हो रही थी। धन्यवाद आलोक जी और अभिनंदिता माथुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ वाल्मीकि थापर जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इसके बाद के खूनों में एक के बाद एक क्यों दम तोड़ रहे हैं चीते। एक छोटा सा ब्रेक 5 की बात में, उसके बाद लौटते हैं।
धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले चीते साल 1952 में हमारे देश से विलुप्त हो गए थे। पिछले साल भारत सरकार ने एक अच्छी कोशिश करते हुए चीतों के संरक्षण की मुहिम शुरू की। इसके तहत पहले नामीबिया और फिर दक्षिण अफ्रीका से कई चीते देश लाए गए। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से लाए गए 5 मादा और 3 नर चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बाड़ों में छोड़ा। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 1 दर्जन चीतों को कूनो के अलग अलग बाड़ों में छोड़ा गया। यहां तक सब ठीक था। इस पहल की देश विदेश में काफी सराहना हुई, लेकिन इसके बाद कूनो नेशनल पार्क से एक कर जो खबरें आई वो अच्छी नहीं थी। खबर आई दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से 20 चीते तो लाए गए थे, लेकिन उनमें से 3 की मौत हो चुकी। 2023 27 मार्च को मादा चीता साशा की मौत हुई। 2023 में ही 23 अप्रैल को 6 साल के उदय की मौत हुई और 2023 में ही 9 मई को आपसी लड़ाई में मादा चीता दक्षा की मौत हुई। 2023 मार्च में मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। ज्वाला के 4 शावकों में से 3 की मौत हो चुकी है और चौथा शावक भी बीमार है, जिसे बचाने की कोशिशें हो रही हैं। तो हमारे साथ इस बहुत ही अहम मुद्दे पर जुड़े हैं इस वक्त वन संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर। धन्यवाद आपका। और आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये कूनो नेशनल पार्क में जब चीतों को लाया गया उसके बाद अलग अलग जगह उन्हें छोड़ा गया, पर कई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को एक बार कहा कि इस पर राजनीति ना करें और जो उनके लिए पर्याप्त जगह है वहां रखा जाए। तो कूनो नेशनल पार्क जो वहां का मौसम है और उस हिसाब से चीतों के लिए क्या सही जगह नहीं है? पहले तो थोड़ी इतिहास की जरूरत है। आपको मैं समझाऊं कि 300 साल भारत में जो जंगली चीता थे वो बहुत कम थे, पालतू चीता ज्यादा थे। हजारों की तादाद में पालतू चीता थे। राजा, महाराजा, जागीर, अमीर सब चीता रखते थे जो चेन के ऊपर हंटिंग के लिए जाते थे, छोटे जानवर मारते थे। तो ये जगह नहीं थी, ये भूमि नहीं थी जंगली चीता के लिए, ये भूमि पालतू चीता के लिए था। तो यहाँ के जो सरकारी विशेषज्ञ ने कहा कि रीइंट्रोड्यूस किया जाए चीता। तो आप कहीं भी इंडिया में जाओगे तो रीइंट्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि 300 साल में जो चीता की गणना होती थी उसमें पालतू चीता जो बाहर से लाए जाते थे, जो अफ्रीका से आते थे, जो ईरान से आते थे, वो अमीर के पास थे। कभी कभी भग जाते थे, पालतू कुत्ते जैसे भगते हैं, जैसे वो चीता भगते थे और जंगली हो जाते थे और ब्रिटिश शिकारी या महाराजा उनको मारते थे। ये मेरा इतिहास का रिसर्च है। तो अभी आपने 20-24 चीता कूनो पालपुर लाए हैं। कूनो पालपुर टाइगर की जगह है, वहां रणथंभौर के टाइगर रेगुलरली जाते हैं। आज की तारीख में एक टाइगर है वहां, लेपर्ड से भरा हुआ है। ये चीता के खास दुश्मन है। कहीं भी हो ये चीता के पीछे जाते हैं और मारते हैं और खाते हैं। तो अब आपकी समस्या है कि कहां ले जाएं। आपका कोई चॉइस नहीं है। जो चीता माधव गया है, आज की तारीख में एक चीता है जो आशा नाम की है, वो माधव में है, शिवपुरी गई है, वहां शिवपुरी में आज है जी। एक और कहीं राजस्थान के एज पे गया है। अब आप रहने दीजिए, वो अपने तरीके से अपना सूटेबल हैबिटेट ढूंढ रहे हैं, उनको वापस मत लाइए। ये तो मजाक हो गया रीइंट्रोडक्शन का। जब चीता जा रहा है, झांसी जा रहा है, कहां भी जा रहा है, देखो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। और जो विशेषज्ञ हैं वो इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ से एक थिंक टैंक, राउंड टेबल बनाइए, समस्या का ध्यान लगाइए, देखिए कि पिंजरा में रहना है, लार्ज इंक्लोजर में रहना है, कहां आपको रखने हैं। पर और चीता नहीं मरने चाहिए। जो भी है अपोजिंग व्यू और सपोर्टिव व्यू दोनों को मिलाना है, एक टीम अप्रोच लेना है और इसकी जो हल है वो उसमें होगी। नहीं तो आज की तारीख में कोई एक चीज कहता है, कोई दूसरी चीज कहता है। पर कोई भी इतिहास में जाएगा तो उनको समझ आएगा कि पिछले 300 साल में हजारों चीता यहां पालतू थे और जो चीता पालतू खानों से जाते थे वो थोड़ा 5, 10, 15 मरते थे, क्योंकि वो जंगली होते थे, जैसे कुत्ते होते हैं और गाय और भैंस होते हैं जंगल में। अब किसको समझाऊं? बिल्कुल वो समझेंगे, पर आज की तारीख में हल निकालना है। तो ये सब भूल जाइए और एक टीम बनाइए जो अलग अलग
व्यू हो, ओपिनियन हो, और उसके ओपिनियन के साथ आपको हल निकलेगा कि कहाँ रख। तो अगर जी नहीं, बिल्कुल सही आपने इसका इतिहास बताया। एक तो कि यहाँ पर पालतू चीतों की ये जगह थी और इस तरह के वाइल्ड जो चीते वाइल्ड में हैं वो नहीं थे, और उनको जो आपने रीइंट्रोड्यूस किया है तो वो ये जगह नहीं थी जहाँ पर चीतों को लाया जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरत थी कि एक्सपर्ट से बात हो कि कहाँ लाया जा सकता है या लाया जा सकता है या नहीं, जो नहीं हुआ। तो इसमें भी एक सलाह मशवरा और एक टीम अलग अलग व्यूज की होनी जरूरी थी वाल्मीकि धाम पर, और इसी तरह से उनको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए था। पर आप कह रहे हैं कि रीइंट्रोडक्शन जिस तरह से हुआ तो वो गलत था, वो होना नहीं चाहिए था। ऐसे रीइंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? जब चीता ढूंढ रहा है तो फिर रीइंट्रोडक्ट करके बेहोशी में डाल के वापस आप पिंजरे में ला रहे हैं, फिर उसको जाने दे रहे हैं। अब जाने दीजिए, रिस्क लीजिए, देखो चीता कहाँ जाते हैं। आपका तो रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट है, फ्री रेंज का है जी, ये आप बिल्कुल। तो उनको वापस वाइल्ड में ले जाना और कहाँ जाते ये देखना चाहिए और उनको वहीं रहने देना चाहिए। अब रीवाइल्डिंग जो है वो एक बड़ी बात है, और दूसरे की सलाह मशवरा लोगों से करके जो जानकार हैं इस मामले में उनसे बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाल्मीकि धाम पर हमारे साथ बात करने के लिए इस बहुत ही अहम मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम इस समय 5 की बात में। और इस वक्त एक खबर आ रही है दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से। दिल्ली में लाजपत नगर का इलाका बहुत ही भीड़ भाड़ का इलाका है और एक बड़ा बाजार है यहाँ पर। ये खबर है, आप जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं कि सेंट्रल मार्केट जो है लाजपत नगर का, उसमें आग लग गई है। अब ये जो तस्वीरें हैं और जिस तरह की आग दिखाई दे रही है वो बहुत बढ़ सकती है ये आग, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले रहते हैं, बहुत सटी सटी दुकानें हैं, और तमाम लोग जो दिल्ली को जानते हैं वो ये जानते हैं कि लाजपत नगर का जो ये सेंट्रल मार्केट है वो एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और काफ़ी सटी सटी दुकानें, और अक्सर यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है। ज़्यादातर ये अब इस वक्त बाज़ार में बहुत सारे लोग मौजूद हो सकते हैं, और आग की वजह क्या है ये अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट की ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी हुई है। गुरु तेग बहादुर सिल्क स्टोर में आग लगी है और आसपास की दुकानों में भी ये फैल गई है, और दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। अब खबर यह है कि आग पर काबू पाया जा सका है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। लाजपत नगर में जो आग लगी थी उस पर कुछ हद तक काबू पाया गया है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सरकार अपने कामों को लेकर लोगों तक पहुंचाने में जुटी हुई है, और आज कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बाकी राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। मेरे साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। पहला सवाल ये है कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक्सपेंशन का आपका प्लान है, अगले कुछ साल में आपने क्या टारगेट्स तय किए हैं और अभी तक कितना काम हुआ है? आज देश में जहां 74 एयरपोर्ट पिछले 68 साल में स्थापित हुए, पिछले 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त वाटरड्रोम, हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं। तो नंबर को हमने डबल कर दिया, 74 से 148। पर हमारा सफर, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, यहाँ समाप्त नहीं होगा। अगले 3-4 सालों में हम 200 का आंकड़ा छूने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और वहीं उसी के साथ साथ करीब 1 लाख करोड़ का एक्सपेंशन प्लान एयरपोर्ट्स के निवेश के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को मिलाकर ये हमारा संकल्प है। और जो मेट्रोज की हमारी वर्तमान की कैपेसिटी है, करीब 22 करोड़ की कैपेसिटी 6 मेट्रोज में है। अगले 4 साल के अंदर जेवर और नवी मुंबई मिलाकर इस कैपेसिटी को हम 22 करोड़ से 42 करोड़ तक हम लोग ले जाने के लिए संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 9 साल की तारीफ करते हुए कहा कि
दुनिया में भारत का मान कितना बढ़ा है, ये साफ देखा जा सकता है। पिछले 9 वर्ष का जो एक कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। नए भारत का दर्शन अगर आप देखेंगे 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर एक खड़ा है। एक, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ा मान। आज वैश्विक स्तर पर आप देख सकते हैं भारत को किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है। महिलाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्का मकान का होता था, जो कांग्रेस के समय उसमें भी कमीशन मांगी जाती थी, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, दीवारें खड़ी होती थी, छत पड़ती नहीं थी। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान। तो महिला का सपना पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मुसीबतों से मुक्ति और उनको आनंद भी दिया है। आगे तो देश के विभिन्न शहरों में ये कार्यक्रम हुए, जहां पर मंत्री बता रहे हैं कि सरकार ने 9 सालों में की क्या क्या सरकार की उपलब्धियां रही हैं। ये तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब लोगों तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।